नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा मैथमेटिक्स की अगली क्लास में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉयड कैसे फाइंड करना है और बेसिक डेफिनेशन क्या है। IIT JEE में काफ़ी क्वेश्चन इसके हर साल आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एक्स सेंटर नहीं पूछा जाता है, बाकी लगभग आपका जो है इसमें कवर होता है, जो आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा आज हम काफ़ी अच्छे टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एक हम JEE के प्रॉब्लम्स भी ट्राई करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कमसेंटर का मतलब है ट्रायंगल के, कोई भी लेटर से दिस इज़ द ट्रायंगल, तो उसके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, लेटर से दिस इज़ ABC। राइट बाइसेक्टर मीन्स इसका जो हाफ कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर भी है, उसके पॉइंट का कंकरेंस, इसका जो हाफ कर रहा है, इसका जो हाफ कर रहा है, उसके पॉइंट्स का कंकरेंस, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमसेंटर। इसको हम O से डिनोट करते हैं जनरली, दिस इज़ डिनोटेड बाय O। ये इसका फॉर्मूला है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड ये x3 y3 है, तो हम x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज़ द फॉर्मूला। ऑल्दो हम फॉर्मूला से कभी भी फाइंड नहीं करेंगे, बट ये जस्ट आपको बताने के लिए x1 sin 2a, ये a का एंगल का sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमसेंटर। ऑर्थोसेंटर है परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। मीन्स अगर ये ट्रायंगल है तो इसके जो पॉइंट, इसके जो ऑपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर आएगा, लेट अस से ये परपेंडिकुलर यहाँ आया, लेट अस से ये परपेंडिकुलर यहाँ आया और लेट अस से ये परपेंडिकुलर यहाँ आया। सो दिस इज़ योर ऑर्थोसेंटर O डैश। ऑर्थोसेंटर का फॉर्मूला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C और tan A प्लस tan B प्लस tan C। इस फॉर्मूले से भी हम कभी ऑर्थोसेंटर फाइंड नहीं करेंगे, हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हम उनकी स्लोप से फाइंड करेंगे कि इसकी स्लोप ये है, इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप जो है इसकी माइनस नेगेटिव इन्वर्स होगी। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। सेंट्रॉयड हम पहले देख चुके हैं। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सेंट्रॉयड को हम G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉयड के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये चीज़ है, सेंट्रॉयड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन रेशो 2:1। ये 2 है, ये 1 है, ये याद रखना है। ये वाला पार्ट 2 है, ऑर्थोसेंटर से सेंट्रॉयड और सेंट्रॉयड से सर्कमसेंटर 1 है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन सेंटर हमने देख लिया था, जो किसी भी ट्रायंगल के हमारे, लेट अस से दिस इज द ट्रायंगल, तो इंटरनल बाइसेक्टर्स, जो एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं जहाँ वो मिलेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर्स जहाँ मिलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। जहाँ से हमारे इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, जहाँ हमारे एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। और एक्स सेंटर क्या है? एक्स सेंटर को अगर मैं बताना चाहूँ, सो एक्स सेंटर हमारा डिस्कस करना रह गया था। एक्स सेंटर का मतलब है ABC ये ट्रायंगल है, अगर मैंने B को एक्स्ट्रापोलेट किया, C को यहाँ पॉइंट से एक्स्ट्रापोलेट किया, इस एंगल का मैंने हाफ लिया, इस एंगल का मैंने हाफ लिया एंगल बाइसेक्टर, और A का एंगल का बाइसेक्टर मैंने हाफ लिया, ये तीनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्स सेंटर फॉर ट्रायंगल ABC। ये एक एक्स सेंटर है। इसी प्रकार एक एक्स सेंटर मेरा इस साइड भी बन सकता है, एक सर्कल मेरा इस साइड बन सकता है, एक सर्कल मेरा इस साइड बन सकता है। दिस विल बी I2, दिस विल बी I3 जो इस साइड बनेगा। I1 के कोऑर्डिनेट ये हैं। I1 में अगर मैं A ले रहा हूँ, A के सामने वाली साइड होती है A, B के सामने वाली साइड होती है स्मॉल b, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और -a प्लस b प्लस c। ये हमारा एक्स सेंटर का फॉर्मूला है। इसको हम एक्स सेंटर को फॉर्मूले से ही निकालेंगे। एक्स सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, इसके हम फॉर्मूले से निकालेंगे। सो आइए सर्कमसेंटर का एक क्वेश्चन जो अभी IIT में रिसेंटली आया उसको ट्राई करते हैं, एक ऑर्थोसेंटर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो अभी JEE मेन 2021 में आया है, रिसेंटली क्वेश्चन आया है मेंस में। इन ए ट्रायंगल PQR, P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR इज दिस, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR। मीन्स अगर मैं सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज पॉइंट P -2 4
दिस इज़ पॉइंट Q 4 - 2 एंड दिस इज़ R के हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए लेकिन हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है इस लाइन की 2x - y + 2 = 0। हमें कहा गया इस पॉइंट के, जिसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेटर से h और k, हमें h के फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्या -1 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, -2 - 0 + 2 = 0। यस, 0 आ रहा है। इसके बाद -4 + 2 + 2 = 0, 0 आ रहा है। इसके बाद 0 - 2 + 2 = 0, 0 आ रहा है। इसके बाद 1 and 4, 1 4 + 2 0 आ रहा है। इसका मतलब ट्रिक हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं होगी, हमें h के फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें सारे ही पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स ये सारों में से आंसर है। नाउ लेट अस ट्राई दिस थिंग कि अगर हमें h के फाइंड करना है तो हमें इसका मिड पॉइंट पता है। मिड पॉइंट ऑफ दिस इज 4 + 2, 2/2, -2 + 4, अगेन 2/2, 4 + 2 - 2, that is 4 - 2/2, and -2 + 4, 2/2, that is equal to 2/2, and that is equal to 1, 1। सो ये पॉइंट हमारा है 1 1। सो यहाँ से जो एंगल जाएगा, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा, वो भी यहाँ मिलेगा, ये भी यहाँ मिलेगा। सो नाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की स्लोप, वन लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? k - 1 / h - 1 इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन PQ। PQ की स्लोप कितनी है? 4 - -2 डिवाइडेड बाय -2 - 4। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू स्लोप शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो k - 1 × h - 1 इंटू 4 + 2 is 6 over -6 is equal to -1. It means k - 1 is equal to h - 1, it means k is equal to h. सो इसका मतलब है k और h दोनों बराबर हैं। क्या हमारे कोई ऐसा पॉइंट है? -1 0, -2 -2, 0 2 1 4। सो बी आंसर है। सो हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है, मेरे को पहले बिना सॉल्व किए पूरा सॉल्व किए मेरे को पता चल गया k और h उस कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे। सो मैं टाइम सेव करता हुआ मैं ये पॉइंट टिक कर दूंगा -2 -2। हालांकि मैं उसके बाद मेरे को ये इक्वेशन अगर पता चल गई है तो मेरे h के इस पे लाई कर रहे हैं। 2h - k + 2 = 0। h के इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। h के में रिलेशन मेरे को पता है, 2k - k + 2 = 0। सो k = -2, h = -2। ये मेरा आ गया -2 -2, ये मेरा आंसर आ गया। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमने बिना फॉर्मूला यूज़ किए सर्कम सेंटर फाइंड किया है। हमें ऐसे ही फाइंड करना है जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर्कम सेंटर के। अब एक ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। सो फ्रेंड, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं P Q R। ये P Q R मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने माना है कि इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ये यहाँ पे जो इसके सामने पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहे हैं, यहाँ पे h k है। सो मैं कह रहा हूँ ऑर्थो सेंटर, लेट दी ऑर्थो सेंटर भी h and k। सो हमें इस लाइन की स्लोप पता है Q R की, हमें P और इसकी लेटर से O डैश, P O डैश की स्लोप इनटू Q R की स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P O डैश इंटू Q R इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में लेटर से कह देता हूँ स्लोप ऑफ Q O डैश इंटू इसकी स्लोप इंटू P R की स्लोप इज इक्वल टू -1। सो मेरे पास 2 इक्वेशन है, मेरे पास 2 वेरिएबल चाहिए h के, मैं दोनों से निकाल लूँगा। लेट अस सी P O डैश की स्लोप कितनी है? k - 1/h इंटू Q R की स्लोप कितनी है? लेट अस से -2 -+1 3 and 1 - 2 is equal to -1. This implies k - 1/h into 3 - 2 1 over -1 is equal to -1. This implies k - 1 is equal to h और k is equal to h + 1. सो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इस साइड से अगर हम निकाल लें, Q O डैश की स्लोप कितनी है? k + 2 over h - 1 इंटू पी आर की स्लोप हमारी कितनी है? -3 - 1 over 2 इज इक्वल टू -1।
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं k + 2 ओवर h - 1 इंटू दिस विल बी -2 इज इक्वल टू -1. सो 2 टाइम्स k + 2 इज इक्वल टू h - 1. सो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूँ 2 इंटू k की वैल्यू h + 1 + 2 इज इक्वल टू h - 1. सो दिस विल बिकम 2h plus 3 into 2 6 is equal to h minus 1. So h is equal to -7. So h हमें मिल गया -7. h -7 है. So k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6. So सेंट्रॉइड है इसका, सेंट्रॉइड O dash is -7 -6. So this is the answer. So I hope I am clear. ये ऑर्थो सेंटर का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमने स्लोप से जो है फॉर्मूला निकाल लिया ऑर्थो सेंटर का. अब हम ट्राई करते हैं एक नई चीज़ जिसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक लाइन. एक लाइन है, लेट अस से दिस ax + by + c. 2 पॉइंट हैं p1 p2, लेट अस से x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो हम कैसे बताएंगे कि p1 p2 लाइन के इस साइड लाई कर रहे हैं, लाइन के सेम साइड लाइन कर रहे हैं या लाइन के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं. पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करते हैं. आइए कर. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन. लेट अस से ये एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c. ये 2 पॉइंट हैं p2 x2, y2 एंड ये हमारा है p1 x1, y1. तो हमें देखना है कि क्या ये लाइन के दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या दोनों लाइन के ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं. सो आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम के ये लाइन ज्वाइनिंग P एंड P1 एंड P2, यहाँ पे कोई पॉइंट R है जो कि इन दोनों को m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है. कोई भी पॉइंट R लिया हमने, सो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू mx2 + nx1 ओवर m + n एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, my2 + ny1 ओवर m + n. ये हमारा r है. अब क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो मैं इसका वैल्यू पुट कर दूंगा. तो इट हैज़ टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो ओवर m + n प्लस b my2 + ny1 ओवर m + n प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज अगर मैं m के वैल्यू इकट्ठी कर लूँ ax2 + by2 + c एंड n की इकट्ठी कर लूँ ax1 + by1 + c, दिस इज इक्वल टू 0. इट मीन्स m/n इज इक्वल टू -ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई ax2 + by2 + c. मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को. अब मेरे को पता है कि अगर r इन दोनों के बीच इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इफ़ r इज डिवाइडिंग दिस रेशियो इंटरनली देन m इज टू n इज पॉजिटिव. इफ़ r इज डिवाइडिंग दिस लाइन इंटरनली डिवाइड करने का मतलब है कि p1 इस साइड पे है, p2 इस साइड पे है, दोनों लाइन के ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं. This implies m/n is positive. This implies ax1 + by1 + c over ax2 + by2 + c. This is negative. क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव है, इसका मेरे को क्या पता चलता है, ये नेगेटिव मतलब ax1 + by1 + c एंड ax2 + by2 + c are of opposite sign. क्योंकि नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो दोनों के डिवीज़न नेगेटिव है. अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो भी नेगेटिव है. सो दोनों ऑपोजिट साइन के हैं. सो अगर मैं लाइन की इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखूं P की ax1 + by1 + c एंड P2 की ax2 + by2 + c, अगर दोनों के साइन डिफरेंट आ रहे हैं इसका मतलब दोनों डिफरेंट साइड पे लाई कर रहे हैं. अगर दोनों के साइन डिफरेंट मतलब डिफरेंट साइड पे लाई कर रहे हैं. अब अगर लेटर से r इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है,
जैसा कि एक्सटर्नल डिवीजन में कहा था, लेट अस से दिस इज P1, दिस इज P2 एंड ये लाइन है और ये पॉइंट R है, m इज टू n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, देन m बाई n इज नेगेटिव, m बाई n उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अगर उस केस में m बाई n नेगेटिव है तो इसका मतलब है m बाई n नेगेटिव है, मतलब ये वाला जो हमारा फैक्टर है, दिस फैक्टर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर ax2 प्लस by2 प्लस c, दिस इज पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव होने का मतलब है दिस इम्प्लाइज ax1 प्लस by1 प्लस c इज पॉजिटिव एंड ax2 प्लस by2 प्लस c इज पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव इज नेगेटिव, ax2 प्लस by2 प्लस c इज नेगेटिव। इसका मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सेम साइन के हैं, मीन्स साइन डिफरेंट नहीं है। इस केस में अगर दोनों ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं तो साइन ऑपोजिट है, अगर सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो साइन सेम है। ये हमें बड़ा ही यूज़ होता है, कई बार जेईई के मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन में आया है। एक क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा जो कि इसको बड़ा यूज़ करता है कि आप जो है फाइंड करें रेंज ऑफ वैल्यूज़, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा कि क्या ये तीनों पॉइंट, जो एक ट्रायंगल दी हुई है हमें एक ट्रायंगल दी जाती है, तीन ट्रायंगल की इक्वेशन दे दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि क्या पॉइंट ये ट्रायंगल के अंदर लाई करे, लेट अस से अल्फा स्क्वायर अल्फा, देन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है कि अल्फा किस रेंज में लाई करेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी। सो ये था पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन। सो आइए एक क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर अल्फा, हमें फाइंड करनी है अल्फा की रेंज फाइंड करनी है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा विल ऑलवेज लाई इन दिस लाइन, अगर इस ट्रायंगल के बीच में लाई करेगा, ट्रायंगल के पॉइंट में दिए हुए हैं। सो लेट अस से x माइनस 5y यहाँ से शुरू करते हैं। अगर इस लाइन से शुरू करूँ तो 13 5 जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है, 13 5 इसके ऊपर लाई कर रहा है, मीन्स 13 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 कितना वैल्यू आएगी, 13 माइनस 25 प्लस 6, दिस इम्प्लाइज 20, दिस इम्प्लाइज 30, 19 माइनस 5, दिस इज नेगेटिव, 13 प्लस 6 19 माइनस 25 नेगेटिव। इसका मतलब है ये अल्फा स्क्वायर अल्फा भी इसके अंदर जाके नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड, माइनस 5 प्लस 6, दिस शुड बी नेगेटिव। इस लाइन के हिसाब से दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, सो ये नेगेटिव होना चाहिए। दिस इम्प्लॉइज अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 2 शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब है दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा माइनस 3 नेगेटिव है एंड अल्फा माइनस 2 पॉजिटिव है, और अल्फा माइनस 3 पॉजिटिव है, अल्फा माइनस 2 नेगेटिव है, एंड सो अल्फा माइनस 3 मीन्स अल्फा इज लेस देन 3 एंड अल्फा इज मोर देन 2, इस केस में आ जाएगा, और अल्फा इज मोर देन 3 एंड अल्फा इज लेस देन 2। सो क्या ये पॉसिबल है? अल्फा अगर मैं स्केल पे ड्रॉ करूं 0 से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। सो ये कह रहा है अल्फा 3 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। सो अल्फा शुड बी बिटवीन 2 एंड 3, ये रेंज होनी चाहिए अल्फा की। ऑलवेज ड्रॉ दिस डायग्राम, जब रेंज की वैल्यू आती है तो अल्फा शुड बी मोर देन 2 एंड शुड बी लेस देन 3, तो ये हो गया हमारा अल्फा शुड बी बिटवीन 2 एंड 3। क्या इससे हम कोई डेसिफर कर सकते हैं? अल्फा शुड बी मोर देन 3, ये लेटर से 3 है, एंड अल्फा शुड बी लेस देन 2, अल्फा 3 से ज़्यादा भी हो और 2 से कम भी हो। सो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये नॉट पॉसिबल है। अब हम इस लाइन को लेते हैं, यहाँ से इस लाइन से देखा जाए x माइनस 3y प्लस 2, अगर 9 3 इसके 9 3 एंड ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, सो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मीन्स 9 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज 11 माइनस 9, दिस विच इज़ पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसको अगर पुट कर दें अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, दिस शुड बी पॉजिटिव। इट इम्प्लाइज अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 1, दिस शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं
या और दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यहाँ से आ गया अल्फ़ा 2 से ज़्यादा एंड अल्फ़ा 1 से ज़्यादा, अल्फ़ा 2 से ज़्यादा, अल्फ़ा एक कह रहा है अल्फ़ा 2 से ज़्यादा हो, एक कह रहा है अल्फ़ा 1 से ज़्यादा हो, सो कॉमन आ गया अल्फ़ा 2 से ज़्यादा। आई होप आई एम क्लियर। कॉमन आ गया अल्फ़ा 2 से ज़्यादा हो, सो इसका मतलब है अल्फ़ा 2 से ज़्यादा हो, 2 से इन्फिनिटी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फ़ा, और यहाँ से आ रहा है अल्फ़ा शुड बी लेस देन 2 एंड अल्फ़ा शुड बी लेस देन 1, अल्फ़ा 2 से छोटा हो या अल्फ़ा 1 से छोटा हो, सो कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 2 से छोटा, अल्फ़ा 1 से छोटा, कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा शुड बी बिटवीन -∞ to 1, सो ये कॉमन आ गया। सो यहाँ से हमारा आ गया अल्फ़ा शुड बी बिटवीन 2 to ∞ और अल्फ़ा शुड बी बिटवीन ∞ to -1। सो अल्फ़ा की हमारी रेंज इस फॉर्मूले से आ गई, या तो 2 से आगे हो या 1 से पीछे हो। सो अभी तक हमारा कॉमन क्या निकल के आ रहा है, 2 से 3, ये इसमें भी आ रहा है, इस सोल्यूशन में भी 2 से 3 कवर हो रहा है। अब लास्ट लाइन रहेगी ये वाली, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा एंड 4 2 आर लाइंग ऑन द सेम साइड, सो लेट अस पुट द वैल्यू अल्फ़ा 4, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है -2 × 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया विच इज़ पॉजिटिव। सो अल्फ़ा स्क्वायर सेम साइड पे लाई कर रहा है तो इसका भी साइन सेम होगा, -2 अल्फ़ा + 3 इज़ पॉजिटिव, सो इट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा + अल्फ़ा -3 इज़ पॉजिटिव, अल्फ़ा -3 इंटू अल्फ़ा + 1, ये इसके रूट्स बन गए, सो दिस शुड बी पॉजिटिव। सो अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा -3 इज़ पॉजिटिव एंड अल्फ़ा + 1 इज़ पॉजिटिव, और अल्फ़ा -3 भी नेगेटिव है, अल्फ़ा + 1 भी नेगेटिव है, ये हो गया पॉसिबिलिटी। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 3 एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ लेस देन 3 एंड अल्फ़ा इज़ मोर देन -1। सो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लें। ये ग्राफ है हमारा, अल्फ़ा 3 से ज़्यादा है, -1 से छोटा है, अल्फ़ा 3 से ज़्यादा है एंड -1 से छोटा है, सो ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अल्फ़ा 3 से ज़्यादा हो, -1 से छोटा पॉसिबल नहीं है। इसको प्लॉट करके देखते हैं, अल्फ़ा 3 से कम है एंड अल्फ़ा -1 से ज़्यादा है, मीन्स -1 से ज़्यादा 3 से कम, सो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से वैल्यू आ रही है अल्फ़ा शुड बिलोंग टू -1 से ज़्यादा 3 से कम, अल्फ़ा शुड बिलोंग टू -1 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। सो कॉमन वैल्यू जो निकल के आ रही है वो यही है 2 and 3। सो रिज़ल्ट आएगा हमारा, जो रेंज आएगी दैट रेंज विल बी गिवन बाय अल्फ़ा शुड बी बिटवीन 2 and 3, ये कॉमन रेंज है हमारी, दिस इज़ द आंसर। अल्फ़ा शुड लाई बिटवीन 2 and 3, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। थैंक